आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 का प्रश्न पत्र। और विषय क्या है? कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, जिसे आप कहते हैं कृषि विज्ञान। और अभी हम क्या देख रहे हैं? प्रश्न उत्तर। और ये आज की जो क्लास है इस प्रश्न पत्र की सेकंड क्लास है। एक क्लास और हमने पूरी किए, उसमें हमने ऑब्जेक्टिव पोर्शन और कुछ प्रश्न भी हल किए। अब बाकी के जो प्रश्न बचे हुए हैं वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभी हम देख रहे हैं 10 तारीख को जो कृषि विज्ञान का पेपर होने वाला, उसके बारे में हम सारे क्वेश्चन को एक एक करके हल कर रहे हैं। तो आज भी जो है हम बहुत अच्छे से प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे नए नए अपडेट लेके आते रहता हूँ। तो हमने देख लिए थे प्रश्न क्रमांक 12 तक। 12 में क्या दिया था? संघ आर्थ्रोपोडा के कोई दो लक्षण लिखिए। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 13 से। 13 में क्या दिया है? नहीं, 13 भी हमारा हो गया था। इंटरनेट के उपयोग भी हमने देख लिए थे। अब हम देखेंगे 14 प्रश्न। 14 प्रश्न में क्या दिया है? कैपिटल जी और स्मॉल जी में कोई 3 अंतर लिखिए। हम उसे अब अच्छे से समझने वाले हैं। कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर। तो सबसे पहले कैपिटल जी को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और स्मॉल जी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो इनमें हमें दोनों में अंतर देखना है। तो कैपिटल जी, यह इकाई द्रव्यमानों के पिंडों के बीच, यह इकाई द्रव्यमानों के पिंडों के बीच जब वे इकाई दूरी पर रखे हो लगने वाला एक आकर्षण बल है। यानी यह भी एक प्रकार का बल है। अब स्मॉल जी, यह पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण किसी वस्तु पर लगने वाला बल है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा क्या दिया है पॉइंट? इसका मान प्रत्येक स्थान पर एक समान होता है, कैपिटल जी का। लेकिन स्मॉल जी का क्या रहता है? इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक मीटर सेकंड स्क्वायर है। यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। गुरुत्वीय नियतांक है जी को, यानी कैपिटल जी को गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं और स्मॉल जी को पृथ्वी के आकर्षण के कारण वस्तुओं का त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जाना जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये अंतर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं एक बार और इसे क्लियर करवा दूंगा। अब हमारे सामने है प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में क्या दिया है? सहसंयोजक यौगिक की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। और अथवा में क्या दिया है? उप सहसंयोजक यौगिक की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले हम सहसंयोजक यौगिक की विशेषताएं देखते हैं। कभी कभी ये अंतर में भी पूछ लेता है, सहसंयोजक यौगिक तथा उप सहसंयोजक यौगिक में कोई 3 अंतर लिखिए। ऐसा भी ये प्रश्न पूछता है। यदि अंतर में आता है तो जो पॉइंट हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं उन्हीं को हम अंतर में भी लिख सकते हैं। तो सहसंयोजक यौगिक, यह संबंध अध्रुवीय होता है। सहसंयोजक यौगिक का संबंध कैसे होता है? अध्रुवीय होता है। यह बंध दिशात्मक होता है। दूसरी विशेषता क्या है? यह बंध दिशात्मक होता है। साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़े पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। यानी जब साझा करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जब साझा करके जोड़े बनाते हैं तो 2 परमाणु बनाते हैं, तो उन दोनों परमाणुओं में दोनों का अधिकार समान होता है। चौथा पॉइंट क्या दिया है?
चौथा पॉइंट दिया है, यह बंध सुदृढ़ होता है। तो यह जो है सहसंयोजक यौगिक की विशेषता है। आप बिल्कुल बहुत अच्छे से समझिए। जहां आपको समझ नहीं आता है, जिस स्थान पे या जो भी लाइन आपको कंफर्म नहीं हो पाती है, या आपको ये प्रश्न समझ नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे नए नए एग्जाम की तैयारी अब कराने वाला हूं। तो अब देखते हैं हम उप सहसंयोजक यौगिक। तो उप सहसंयोजक यौगिक में हम पहला पॉइंट देखेंगे, ये यौगिक प्राय जल में अविलय किंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। पहली विशेषता तो ये हुई। इनमें बंध दृढ़ एवं दिशात्मक होता है। दूसरी विशेषता, ये यौगिक अस्थायी होते हैं, शीघ्र अपघटित हो जाते हैं। ये यौगिक कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं और शीघ्र अपघटित हो जाते हैं। तो ये विशेषता किसकी है? उप सहसंयोजक यौगिक की विशेषता है। तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 15। अब हम प्रश्न क्रमांक 16 में देखने वाले हैं। और 16 में क्या देखने वाले हैं? कुकुरबिटेसी कुल। कुकुरबिटेसी कुल में जो सब्जियां आती है उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो कुकुरबिटेसी कुल का आर्थिक महत्व देखने वाले हैं। कुकुरबिटेसी कुल का आर्थिक महत्व किन्हीं 3 बिंदुओं में लिखिए। तो कुकुरबिटेसी कुल में ज्यादातर जो है लौकी, कद्दू, कंदीलर, ककड़ी, ये सारी सब्जियां आती है। इनका आर्थिक महत्व हम देखने वाले हैं कि इनका उपयोग क्या है। आर्थिक महत्व मतलब इनका कैसे खाने में उपयोग है या इनका क्या क्या उपयोग हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला तो आर्थिक महत्व भोजन के रूप में। इस कुल के पौधे जैसे लौकी, तोरई, कद्दू आदि सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये भोजन के रूप में हो गया। दूसरा क्या है? औषधियां के रूप में। कंदूरी आदि के बीज, कंदूरी एक इस वर्ग में आने वाली एक सब्जी है। इसके बीज व गूदा औषधि के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। फिर दूसरा क्या दिया है? गायन यंत्र के रूप में। काशी फल के फलों को सुखाकर कुछ गायन यंत्र जैसे इकतारा, बीन आदि बनाए जाते हैं। फिर चौथा क्या दिया है आर्थिक महत्व? ठंडाई के रूप में। गर्मियों के दिनों में तरबूज, ककड़ी आदि की गिरी यानी बीज निकालकर तथा चीनी बादाम के साथ पीसकर ठंडाई बनाई जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है पेपर की दृष्टि से। तो कुकुरबिटेसी कुल से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको मिस नहीं करना है, बिल्कुल एक एक प्रश्न को ठीक से समझना है। क्योंकि ये जो है अभी हम जो प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, ये प्रश्न हमेशा ही आते हैं और अभी भी बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। अब उसी में अथवा जो प्रश्न दिया था उसके बारे में समझने वाले हैं। प्रश्न क्या दिया था? कंपोजिटी कुल का आर्थिक महत्व किन्हीं 3 बिंदुओं में लिखिए। अब कंपोजिटी कुल या क्रूसीफेरी कुल के बारे में हमें बताना है। तो देखिए, पहले खाद्य पदार्थ के रूप में। तो खाद्य पदार्थ के रूप में सलाद की पत्तियां जो क्रूसीफेरी कुल में आती है या कंपोजिटी कुल में आती है, सलाद की पत्तियां, हाथी चक्र की कंदील मूल भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। पहला तो आर्थिक महत्व ये हो गया। दूसरा क्या है? तेल। सूरजमुखी के बीजों से तेल निकाला जाता है। सूरजमुखी के बीजों से क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। और वो तेल क्या होता है? खाने के लिए उपयोग होता है। जो हार्ट पेशेंट रहते हैं उनके लिए ये तेल बहुत अच्छा माना जाता है। औषधियाँ, आटोमीसिया बुलोरिस पौधों से गोल कृमि मारने की औषधि बनाई जाती है। तो ये 3 ही विशेषता जो है कंपोजिटी कुल की विशेषता है। और मैंने एक शब्द बीच में यहाँ बोल दिया था गलती से, क्रूसीफेरी, तो बिल्कुल गलत है, वो क्रूसीफेरी कुल की नहीं, ये केवल कंपोजिटी कुल की विशेषता भी हम देख रहे हैं। अब अगला प्रश्न हमारा जो पूछा है, सोडियम तथा ऑक्सीजन की परमाणु संरचना का आरेख बनाइए। तो इसको हम आगे समझेंगे, क्योंकि इसको हम आलेख बना के समझेंगे। अब हम देखते हैं अथवा में क्या दिया था कि
रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या किन्हीं 4 बिंदुओं में कीजिए। तो रदरफोर्ड के जो परमाणु हमने पढ़े थे जो है परमाणु मॉडल के बारे में, परमाणु संरचना में, तो इन्होंने परमाणु दिया था, तो उनके परमाणु की हमें क्या करना है, विशेषता बताना है। तो रदरफोर्ड की परमाणु की क्या विशेषता थी? पहली विशेषता ये थी, परमाणु का समस्त धन आवेश एक स्थान पर केंद्रित रहता है और उस स्थान को क्या कहते हैं, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। और ये नाभिक कहाँ रहता है? परमाणु के बीच में रहता है, ऐसा इन्होंने बताया था। फिर दूसरा क्या दिया था? परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। बिल्कुल सही, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कैसी रहती है? बराबर रहती है। केवल न्यूट्रॉन की संख्या निश्चित नहीं होती है, निकाली जाती है। परमाणु का केंद्रीय भाग ठोस होता है, किंतु शेष भाग कैसा होता है? खोखला होता है। परमाणु का जो केंद्र का भाग ठोस होता है, बाकी शेष भाग खोखला होता है। फिर क्या दिया है? परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल सही, परमाणु के नाभिक के चारों ओर कौन सा कर्ण चक्र लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है। तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लीजिए, या आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम की मैं तैयारी करवाने वाला हूं, आप बिल्कुल मिस ना करिए। अब हम देखेंगे प्रश्न 18, स्वपरागण से कोई 4 लाभ लिखिए। एक एक प्रश्न हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो लीजिए, स्वपरागण से होने वाले लाभ देखते हैं हम। पहला लाभ क्या है? स्वपरागण में उसी जाति के दूसरे पौधे की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वपरागण में उसी जाति के दूसरे पौधों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि एक ही पौधों में नर और मादा एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं और दोनों यह क्रिया को पूर्ण संपन्न कर लेते हैं। दूसरा क्या है? स्वपरागण की क्रिया सरलता से संपन्न हो जाती है, इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा, इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। फिर चौथा क्या दिया? स्वपरागण द्वारा उत्पन्न बीज शुद्ध होते हैं। स्वपरागण द्वारा उत्पन्न बीज कैसे होते हैं? शुद्ध होते हैं। फिर अगला क्या दिया? पुष्पों को रंग, सुगंध तथा मकरंद उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी रंग, सुगंध, मकरंद ये उत्पन्न करने की परपरागण में आवश्यकता होती है, क्योंकि वो परपरागण में इसलिए ताकि वो पुष्पों को आकर्षित कर सकें। तो अभी हमने स्वपरागण से लाभ देखे। अब हमें अथवा में दिया परपरागण के लाभ, वो भी हमें बताना है। तो परपरागण से क्या लाभ है? परपरागण से बीज अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। परपरागण की क्रिया से बीज अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं, पहला लाभ ये है। दूसरा क्या है? उत्पन्न होने वाले बीज स्वस्थ एवं अच्छे होते हैं। तीसरा, इन बीजों की आयु बहुत अधिक होती है। चौथा, परपरागण से उन्नतशील जातियां पैदा की जाती है, जैसे अभी जो संकर जातियां आती है, जिसे हम हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। परपरागण से रोग अवरोधक क्षमता युक्त जातियां उत्पन्न होती है। तो आप ही इतने पॉइंट याद रख लीजिए, बस आपको निश्चित ही यहां से आ जाएगा। और स्वपरागण परपरागण में अंतर आएगा, तो आप बिल्कुल यही वाले पॉइंट उसमें लिख दीजिए। स्वपरागण में स्वपरागण के पॉइंट लिखिए, परपरागण में परपरागण के पॉइंट लिखिए, तब भी ये पूरे आपको आंसर पूरा कवर होने वाला है और आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ये तो आपको स्वयं बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इसको समझे थे। अब हम देखने वाले यहाँ पर डीएनए और आरएनए में अंतर। और ये डीएनए और आरएनए में अंतर जो है, ये जो है एक प्रकार से ये पेपर वाले का बहुत पसंद वाला प्रश्न है। हमेशा अलग अलग तरीके से पूछता है। पूछने का तरीका क्या होता है कि डीएनए एवं आरएनए में कोई 4 अंतर लिखिए। फिर इसके बाद क्या पूछता है? डीएनए की विशेषता लिखिए या आरएनए की विशेषता लिखिए, ऐसा पूछता है। तो ये 3 प्रश्न यहाँ से कवर होने वाले हैं, तो बिल्कुल निश्चित ही है, आपको ध्यान से समझना है। ये लीजिए, आपके सामने डीएनए और आरएनए वाले हमने क्लास है। डीएनए को क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबोस शर्करा होता है, या इसको हम एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि डीएनए
का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। फिर आरएनए में क्या क्या लिख सकते हैं आरएनए को राइबोस शर्करा या राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ये यहां पर जो दिया है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, इसमें केवल राइबोस शर्करा होती है। डीएनए अणु में 2 लंबे सूत्र परस्पर कुंडलित रहते हैं, आरएनए में केवल एक ही सूत्र कुंडलित रहता है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा क्या दिया है, यह प्राय कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहां पर पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन आरएनए कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों में पाया जाता है। फिर इसके बाद में डीएनए अणु में अधिकतम यानी 43 लाख न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और इसमें कितने होते हैं, केवल 12,000 होते हैं। तो आपको ऐसा याद रखना पड़ेगा। तो बस आप केवल इतना पॉइंट याद रखिए, और यदि ये लास्ट का जो पॉइंट है 5वां, ये बहुत सरल है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। आरएनए में इसमें एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन नामक नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। तो ये है डीएनए और आरएनए में अंतर। निश्चित ही आपको पूर्ण समझ में आया होगा। तो ये था हमारा कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 का प्रश्न पत्र, जो हमने पूरा सॉल्व किए। तो एक पार्ट इसका और है जिसको मैंने कल अपलोड किया था, और आज ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट की लिंक मैं इसमें देने वाला हूं, तो आप यहां से लिंक से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, और यदि आप पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो उसे मेरे चैनल में जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कृषि से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं उनका वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।